वर्कहॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. तो देखिए अब काउंटडाउन चल रहा है, केवल 54 सेकंड बचे हुए हैं और काउंटडाउन अब हो रहा है। 1 मिनट से भी कम का वक्त है। All seconds are stopped. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। HPP open. -35 seconds. -30 seconds. तो देखिए 30 सेकंड वक्त और बचा हुआ है और अब केवल 25 सेकंड में लॉन्चिंग होने जा रही है। HPP open. -20 seconds. तो 20 सेकंड और आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको इसरो सेंटर से दिखा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने तो का। देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है, तो ये बड़ी तस्वीरें हैं और भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया मापदंड है। Nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। तो देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहे हैं और PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है और तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त इसरो में है। अमिताभ पांडे जी, ये कितना बड़ा क्षण है, कितना बड़ा ये योगदान है इसरो का अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में। जी हाँ, देखिए दुनिया के सारे देशों की जो अगली कतार है उसमें हमारे शामिल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विज्ञान में अपना कुछ योगदान दें। तो दरअसल ये एक विज्ञान का मिशन है, इसमें हम सूरज के विज्ञान को समझेंगे, सूरज के रहस्यों को समझेंगे। सारे दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। एक सोहो मिशन था सबसे पहले नासा का, फिर सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी आई, फिर स्टीरियो मिशन आया और हमारा जो आदित्य है ये भी सूरज के रहस्यों को जानने समझने की कोशिश करेगा और इससे जो हमको आंकड़े मिलेंगे इससे सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को सूरज को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। अमिताभ जी, ये जो पहले स्टेज की बात हो रही है, दूसरे स्टेज की बात हो रही है, इस वक्त क्या है? Nominal thrust. अमिताभ जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया, फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, सेकंड स्टेज की बात हो रही है, ये आसान शब्दों में समझना चाहते हैं आप? देखिए उसमें पहला काम किसी भी अंतरिक्ष यान को जाके होता है कि जो सबसे जो एक एल्टीट्यूड होता है जो बिल्कुल जिसमें कि एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस लगभग खत्म हो जाता है, उस एल्टीट्यूड तक पहुंचाना। फिर इसके बाद में इसके जो हमारा स्पेस शिप है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टर्न करके इसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दी जाती है जिससे कि अंतरिक्ष की हमारी कक्षा में स्थापित हो सके। तो ये जो सारे तीनों स्टेज हैं उसी को एक एक करके पूरा करेंगी। एक बार ऑर्बिट होने के बाद पहले वो एक पार्किंग ऑर्बिट होगी, फिर ऑर्बिटल ट्रांसफर मैन्यूवर, उसके बाद शुरू होते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो स्क्रीन पे इस वक्त ग्राफ दिख रहा है अमिताभ जी, जो ये तमाम चीज़ें हैं,
ये क्या बता रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है जिस तरीके से चीजें निर्धारित की गई थी? उसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो गया है, दूसरी उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दोनों चीज़ें अगर सही आंकड़े चल रहे हैं कि मतलब हमको जिस रफ्तार इसको हम देना चाहते हैं और जिस एल्टीट्यूड पे पहुंचाना चाहते हैं उसमें सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो जो मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो हमको सबसे पहले अचीव करनी है, जो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की होती है। बिल्कुल, देखिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है और जो बच्चे अलग अलग जगहों पर जिनको इस इतिहास का गवाह बनाया गया है, तमाम जो तारामंडल है वहां पर बच्चे पहुंचे हैं और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों को इसका लाइव स्ट्रीम दिखाई गई है वो भी खुश है क्योंकि सभी को और योगेश त्रिपाठी हमारे साथ। राजेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, ये कितना बड़ा क्षण है देश के लिए? जी बहुत बड़ा क्षण है, बहुत बड़ा क्षण है क्योंकि मैं इस वक्त हूँ मुंबई के CISF कैंप में और आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो है CISF की जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इस लॉन्चिंग को देख रहे हैं। क्या कहेंगे, कितने गर्व की बात है? बहुत बहुत गर्व की बात सर, बहुत महसूस हो रहा है कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये CISF के जवान है और देखिए कि यहाँ पर इस लॉन्चिंग को बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत उत्साह है। एक बार लता के पास भी चलते हैं। लता, आदित्य L1 लॉन्च हो गया, अब किस तरीके का उत्साह है जहाँ पर आप हैं? देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, नन्हे बच्चे जो है भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और इतना उत्साह है उनमें कि वो बहुत खुश है क्योंकि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब आदित्य L1 जिसका समय इतने दिन में नहीं बीते हैं, 23 अगस्त को चंद्रयान हुआ था और अब आदित्य L1 है। इस वजह से नन्हे बच्चों की जो आंखों में खुशी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में उत्साह इतना ज्यादा है और आदित्य L1 लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, Yeah, the students are very much excited. भारत माता की जय के यहाँ पे नारे लग रहे हैं, अग्वेश आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनमें जो उत्साह है वो इतना भरपूर है क्योंकि ये क्षण बहुत ही कीमती है। पूरे विश्व की नजरें जो थी टिकी हुई थी आदित्य L1 के लॉन्च पे और अब वो लॉन्च हो चुका है। अब 4 महीने के बाद किस तरीके से ये जो लॉन्च हुआ है उसका फल मिलता है, कितने जो वहाँ पे रिसर्च होंगे, किस तरीके से रिसर्च सामने आते हैं, उस बारे में हम सबकी नजरें टिकी होंगी। और नन्हे बच्चे जो है उनकी निगाह है बहुत मासूम होती है, उनके सपने लेकिन बड़े बहुत होते हैं और ये जो सपने हैं आप बिल्कुल लता, ये समझ सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है और इन बच्चों को भी ये अंदाजा है कि कितना बड़ा इतिहास रचने की तरफ भारत है। मिर्जा फैजान सर आपके पास आ रहे हैं, अब आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग हो गई है, जो 4 महीने का सफर है, इस 4 महीने के बाद क्या मिलेगा देश को और अंतरिक्ष विज्ञान को? अभी जैसा कि हमने बताया कि अभी पहले तो ये ट्रांसफर मैनोवर करके जब 4 महीने के बाद ऑर्बिट में पहुंचेंगे, हम जब हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो जाएंगे तो उसके बाद डिफरेंट जो 7 पेलोड्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक साथ हम एक चीज नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल चीज की स्टडी कर रहे हैं। मैग्नेटिक स्टॉर्म और अर्थ के सरफेस का जो स्टॉर्म है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि अपने साथी ने बताया कि डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज लगे हुए हैं लेकिन हमारे अलग अलग पेलोड्स हैं। तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, किस तरह से वो इम्पैक्ट करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर को, या फिर एक पेलोड है जो अल्फा पार्टिकल जो और फोटोन्स जो निकलेगा उसको हम एनालाइज भी करने वाले हैं और एक्सक्यूज मी, तो उस पर भी हमारे पास नॉलेज आएगा कि सूरज के तह से जो अल्फा पार्टिकल्स और फोटोन्स आ रहे हैं उनकी क्या, यानी कि तमाम चीजों पर रिसर्च होगा, उस पर भी बात करेंगे। अहमद बिलाल भी हमारे साथ बने हुए दिल्ली तारामंडल से। अहमद बिलाल, लॉन्चिंग हो गई है, किस तरीके का उत्साह यहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि उत्साह जो है वो बेहद खास है। यहाँ पर लोग जो है वो तिरंगा लहराने लगे हैं और लोगों का कहना है कि पहले चांद पर हम पहुंचे और आज सूर्य नमस्कार करने के लिए हम जो है वो निकल चुके हैं आदित्य L1 मिशन के जरिए। जैसे बात करेंगे, कितना एक्साइटमेंट, कितना उत्साह? सर वर्ड्स ही नहीं है, अल्फाज कम पड़, बिल्कुल अल्फाज कम पड़ रहे हैं। मैं समझ लो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंडिया इस सिंपली आयाम गढ़ रहा है। आप युवा पीढ़ी के हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से हम अंतरिक्ष में नए आयाम गढ़ रहे हैं, इससे क्या मदद मिलेगी भारत की युवाओं को? सर
मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। जब आज L1 लॉन्च हुआ है तो अब ये जाके पहुंचेगा, वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। भारत के युवा अब नासा नहीं बल्कि इसरो जाने के सपने देखेंगे। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है। मैं तो ये कहता हूँ कि नासा के साइंटिस्ट खुद इंडिया में आकर इंडियन साइंटिस्ट की हेल्प लें, उनसे पूछें कि हमारे इंडिया किस तरह से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेहरू तारामंडल है, तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वो पूरा गूंज चुका था जब ये मून मिशन, जब आदित्य L1 जो है वो लॉन्च हुआ था। कुछ बच्चे हैं, आज इतना बड़ा मिशन लॉन्च हुआ, कितना एक्साइटमेंट है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा वो जो लॉन्च हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। मैं इसरो का कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यही लॉन्चिंग देखने के लिए आया था? यस सर। कैसा लगा जब? एक्साइटेड है और सक्सेसफुल लैंड हुएगा और हमें अपने सरदार के ऊपर बहुत गर्व है। तो देखिए ये है माहौल यहाँ का, तालियों की गड़गड़ाहट, तो किसी के हाथ में तिरंगा है और सबकी बिल्कुल यही दुआ बिल्कुल है अहमद कि बिलाल, ये तस्वीर देखिए और राजेश त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपके पास आ रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ढंग से हम अपने को सुदृढ़ कर सकेंगे और हम अपने वैज्ञानिकों को नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा अचीवमेंट किया, जिसके लिए हमारा फौज, हमारे फर्ज के, हमारे CSF बल सदस्य के हर बल सदस्य उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चंद्रयान 3 जैसे ही जो है लॉन्च हुआ और सफलता मिली, उसके तुरंत बाद जो है हमारा सूर्ययान जो है लॉन्च हुआ है। जो वैज्ञानिक है हमारे देश के, क्या कहेंगे एक सैनिक होने के नाते, एक जवान होने के नाते जो देश की सुरक्षा में आप लोग कदम लगे? वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनको हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि उन लोगों ने हमारा और हमारे देश का नाम रोशन किया है और इससे हमको काफ़ी मतलब जानकारियां मिलेंगी। आज तक हम ज़मीनी स्तर पर मजबूत थे, तो अभी हम आसमानी स्तर से भी मजबूत होंगे और इससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। कितने गर्व की बात है सर? बहुत ही गर्व की बात, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब होने से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देखिए कि ये CISF कैंप है जो है मुंबई का, और जहां पर ये जवान यहां पर आज जो है इकट्ठा हुए थे, उनके लिए यहां पर एक बिल्कुल बड़ी स्क्रीन लगाई गई। उन्होंने इस चीज को देखा, इतिहास के गवाह बने। लता का रुख कर लेते एक बार फिर से। लता, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में बच्चे थे, वंदे मातरम कह रहे थे, उनको ये चीजें समझाई भी गई है, ब्रीफ भी की गई है कि कितना बड़ा इतिहास रच रहा है भारत? जी बिल्कुल ब्रीफ किया गया है, क्योंकि ये जो क्षण है बहुत ही कीमती है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये जो लॉन्च है वो जा रहा है चंद्रयान पे और सक्सेसफुली लॉन्च होगा। लेकिन अब इसरो का पहला सूर्य मिशन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नन्हे बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से बचपन में ही बताया जाता है कि इसरो क्या है, नासा क्या है और जो सोलार मिशन है और जो लॉन्चेस हैं वो कितने जरूरी हैं, इसी के चलते यहाँ पे कई सारे नन्हे बच्चे आए हुए हैं और इन्हीं के जिस तरीके से जो एक बच्चों का फ्यूचर होता है, भविष्य होता है, वो कहीं ना कहीं सपनों से भरा होता है और अभी भी उत्साह जो है आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। क्या इस मिशन के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे सिर्फ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लता, समझ सकते हैं कि बच्चे काफी उत्साहित हैं इन तस्वीरों को देखकर। अमिताभ पांडे सर आपके पास आ रहे हैं। अब जो ये सफर, जिस सफर पर निकला है आदित्य L1, ये कहां तक पहुंचा है? क्या स्पीड रहेगी? आगे का सफर कैसा रहेगा? अभी तो मेरे ख्याल से अर्थ की ऑर्बिट में ये सेटअप हो गया है, तो अभी अर्थ की ऑर्बिट में सेटअप होने का इसके जो ऑर्बिटल मैन्यूवर कहते हैं, दरअसल इसको हमको धरती से दूरी लगातार बढ़ाते जाना है। सर ये जो स्क्रीन पर ये जो ऑर्बिट दिखाई जा रही है, इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझें? मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, आप बताइए। हाँ, तो अभी इसका जो सफ़र है अर्थ की ऑर्बिट से, जो जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट 1, वहाँ तक इसको पहुँचाना है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी स्पेसशिप को धरती और सूरज की जो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे रहेगा। और फिर इसको एक जो हैलो ऑर्बिट की बात बार बार की जा रही है, उस लगातार एकदम फिक्स नहीं रहेगा उस पॉइंट पे, उसमें इसकी अपनी ऑर्बिट होगी जिसको हेलो ऑर्बिट कहते हैं, कि जो हमारा L1 पॉइंट है उसके चारों। सर ये बार बार हेलो ऑर्बिट का जिक्र हो रहा है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये क्या है? जी हाँ, हेलो ऑर्बिट का मतलब ये है कि जैसे कि बार बार ये बात होती है कि वहाँ पे धरती और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल नलीफाई हो रहा है, वहाँ पे शून्य हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली शून्य होता है। उसको हम ऐसे समझते हैं कि अंतरिक्ष की जो चादर है उसमें हमारे बीच में थोड़ा गड्ढा है,
तो वहाँ पे कोई भी अंतरिक्ष यान जाएगा, वहाँ से अगर लुढ़क के किधर भी जाएगा सूर्य के प्रभाव से, धरती के प्रभाव से, तो वापस को वहीं आ जाना है। तो इस तरह के स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं। और फिर उसमें हमारे इसमें जो उसके साथ में जो उसमें जो इंजन लगा हुआ है उसको बार बार उसको उस ऑर्बिट में रखते हुए उस पॉइंट के आसपास ही घूमता रहेगा और लगातार सूरज पे निगाह रखेगा। तो ये जो मैन्यूवर होता है इसमें धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, जिसको थ्री बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि इसका एक और फोर्स होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर सकते हैं, उसका भी अपना एक प्रभाव है। फिर तीसरी एक चीज़ होती है जिसके कारण से चक्रवात उठते हैं धरती पर, कभी उत्तरी गोलार्ध में एक दिशा में घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरी दिशा में घूमते हैं, इनमें कोरली फोर्स कहा जाता है। उन सब के प्रभाव को बैलेंस करते हुए वहाँ पर उसको स्टेबल रखना है, वहाँ पर मौजूद रहे और फिर लगातार सूर्य पर निगाह रखें। तो अब ये सफ़र L1 पॉइंट का इसके बाद शुरू होगा ऑर्बिटल मैन्यूवर के जरिए। जी बिल्कुल, वीरेश भी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। वीरेश, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, देश भर से लोग उत्साहित हैं। लखनऊ में क्या माहौल है आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद? देखिए, ये नक्षत्रशाला है लखनऊ का और जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, वो सारे लोग उत्साहित होकर स्क्रीन लगाकर देख रहे हैं। ये यादव जी हैं जो इस नक्षत्रशाला के डायरेक्टर हैं। ये आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद पूछा जा रहा है कि लखनऊ में किस रूप में नक्षत्रशाला में इसका प्रभाव है, पूरे लखनऊ में वैज्ञानिकों में क्या असर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, नक्षत्रशाला बेसिकली साइंटिफिक अवेयरनेस का काम करती है और साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए केवल नक्षत्रशाला ही नहीं, उसमें उनकी जो यहाँ पे आते हैं, खास करके विद्यार्थी हैं, उनकी जब वैज्ञानिक सोच उनके जो उत्पन्न होती है तो नक्षत्रशाला का भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे इसरो का ये अभी सन प्रोब का ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है और इससे पहले चंद्रयान हुई है, तो ये एक जो बच्चे होते हैं जो उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करता है और वो अधिक से अधिक विज्ञान को एक अपने कैरियर के रूप में अपनाते हैं। और देखिए, जितना बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान को अपनाएंगे तो देश की तरक्की के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। ये टीवी स्क्रीन लगाकर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के आए हुए हैं, चाहे जिनको इसमें लगाव है, बहुत सारे ऐसे भी IIT कानपुर और अन्य जगहों से आए हैं, वो किस रूप में आपने व्यवस्था कर रखी है? देखिए, हम इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम में एक यूपी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब चलाते हैं और ये अकेला एस्ट्रोनॉमर्स क्लब है पूरे कंट्री में जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास रिसोर्सेज ना केवल इक्विपमेंट की बल्कि मैन पावर की है। और जो हमारे बच्चे हैं बिल्कुल, और ताकि वैज्ञानिक सोच बढ़े और आने वाले भविष्य में भी इसरो को शानदार साइंटिस्ट मिलते रहें। एक बार फिर से रुख करते हैं, राजेश त्रिपाठी का CISF कैंप में मौजूद है। राजेश, तिरंगा लहरा रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, काफी उत्साह है कैंप में। जी बिल्कुल, बहुत उत्साह है। आप देखिए कि ये जो जवान है यहाँ पर, आप देखिए कि वो तिरंगे के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लॉन्चिंग, जैसे ही लॉन्चिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर सर आज जो है तिरंगा लहरा, क्या कहेंगे आप? आज कितने गर्व की बात है? इसकी कोई संभावना नहीं, कोई इसका आंक नहीं, कोई इसका मूल्यांकन नहीं कि आज कितने गर्व की बात है। आज इतने गर्व की बात है कि पूरा विश्व आज हमारे भारत को देख रहा है और हमारे भारत के सामने एक विश्व बौना जैसा नजर आ रहा है। हम वो अचीवमेंट कर लिए हैं कि शायद विश्व स्तर में शायद किसी देश ने किया हो। जैसे कि हमने चंद्रयान पर छत्तीस छोड़, दक्षिण छोर में भी हमने अपना सारा कुछ साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया जो भी चंद्रयान था वो सफल हुआ। इस तरीके से आदित्य L1 भी सफल होगा और विश्व स्तर पर भारत हमारा विश्व गुरु की राह पे जाएगा। वंदे मातरम। बिल्कुल, तो वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। योगेश जोशी जी, जिस तरीके से पूरा देश उत्साहित है लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो विज्ञान के नजरिए से चीजों को देखते हैं, ये जो सफर आगे बढ़ रहा है, जरा L1 समझाइए। बार बार लैंग्वेज पॉइंट की बात हो रही, L1 की बात हो रही, L2, L3, L4, L5 की बात हो रही, क्या है L1, L2? ओके सर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसरो आदित्य मिशन को कहाँ भेजना चाहता है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आदित्य मिशन जब शुरुआत में बनाया गया था तो हमने सोचा था हम धरती के आसपास इसको घुमाएंगे एक पर्टिकुलर हाइट पे और यहीं से हम सूर्य की स्टडी करेंगे। लेकिन अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और सन से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं दोनों में कुछ इंटरेक्शन होता है तो हमें डिस्टर्बेंसेस मिलते। इसरो ने सोचा कुछ आगे चलते हैं एंड एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका स्पेसक्राफ्ट स्टेबल हो सकता है। अब स्टेबल होना क्यों जरूरी है? मानिए अगर हम स्पेसक्राफ्ट को धरती के पास रखते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी इसे खींचेगी, अगर हम सूर्य के पास जाते हैं सूर्य की ग्रेविटी इसे खींचेगी। तो कौन सा ऐसा पॉइंट,
तो एक ऐसा पॉइंट L1 है जो धरती और सूरज के बीच में है, कुछ 15 लाख किलोमीटर दूर, जहां पे अगर आप स्पेसक्राफ्ट रखते हैं तो वो बैलेंस रहेगा, एक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा और हमें बिना किसी ऑकल्टेशन, मतलब कोई एक्लिप्स नहीं, कुछ नहीं, हमें एक अनइंटरप्टेड व्यू देता रहेगा सन का। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 वो एक पॉइंट है। जी बिल्कुल, इस पॉइंट को हमने समझा और एक बार रुक करते हैं अपने सहयोगी राजेंद्र देव का और समझते हैं कि आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च हुआ है इसका मकसद क्या है, क्या तलाशने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शकों के मन में सवाल होगा कि आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है, वो हम उनको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं। ये मिशन जो है वो सूरज से निकलने वाली जो गर्मी है, जो हीट है बेइंतहा बेशुमार, उसकी स्टडी करेगा। ये इसका पहला मकसद होगा। सूरज के गर्म हवाओं और फ्लेयर्स की जानकारी इकट्ठी करेगा। L1 ऑर्बिट में पहुंचकर सौर वायुमंडल को समझने का भी प्रयास करेगा आदित्य, हमारा सूर्ययान, और सौर तूफानों के आने की वजह का पता भी लगाएगा। यह भी इसका एक मकसद है। सौर लहरों के धरती पर असर का भी पता लगाने जा रहा है आदित्य L1, और अंतरिक्ष में मौसम के बदलाव की जानकारी भी आदित्य इकट्ठा करेगा। यह है आदित्य L1 का मकसद अवधेश। इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स लेकर, इतने सारे लक्ष्य लेकर ये रवाना हो चुका है अपने मकसद की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। बैक टू यू अवधेश। बिल्कुल, शुक्रिया राजेंद्र आपका। अमिताभ पांडे सर, आपके पास आ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो बात हो रही है कि सौर मंडल पर मौसम कैसा है, वहां के आसपास के मौसम की बात हो रही है, तो उस मौसम का हमारी धरती पर क्या फर्क पड़ता है? क्या उस मौसम को समझकर भी कई बदलाव की चीजें देखी जा सकती हैं? देखिए, जैसे सौर हवाओं की बात हो रही थी कि सूरज से किसी हवाएं चलती हैं, हमारी जैसी हवा नहीं है। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम के नाभिक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये काफ़ी मतलब बहुत ही तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। तूफान भी उसके लिए मामूली है, मतलब लाइट की स्पीड से करीब बार तो 30-40% स्पीड से भी वो ट्रैवल करते हैं ये पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल धरती की तरफ आ रहे हैं, जिनको सौर तूफान भी कहते हैं, बार बार CME की बात हुई, कोरोनल मास इजेक्शन। दरअसल होता है कि सूरज का बहुत एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैप में काफ़ी सूरज से नीचे उठने वाले जो बहुत ही गर्म सौर हवाओं के गुबार हैं उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और फिर वो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होता है और जिसको बहुत ही ब्लास्ट होता है, जिसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, जिसमें बहुत ही मतलब लाखों टन मटेरियल जो है ब्लास्ट होकर सन की धरती की तरफ आ रहा है। ये जब धरती पर आते हैं तो धरती पर कई तरह का एक बहुत सुंदर प्रभाव होता है। जो नॉर्दर्न यूरोप में आप जाएंगे तो वहाँ एक आकाश में रोशनियाँ दिखाई देती रात को, जिनको कि नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, कोरोना बोरेलिस कहते हैं। वो तो सुंदर नज़ारा है। लेकिन सभ्यता की शुरुआत, आधुनिक सभ्यता की शुरुआत के पहले से कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब से हमने सैटेलाइट भेजनी शुरू की हैं, बिजली का पूरा एक नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इन सबको इन CME से बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आके अगर सैटेलाइट से टकराएंगे तो सैटेलाइटों को जला देंगे। दूसरी तरफ जो हमारी पावर ग्रिड्स को भी ये कोलैप्स कर सकते हैं, एक बार बहुत पहले ऐसा हो भी चुका है। तीसरा इनसे खतरा जो है वो हमारी गैस पाइपलाइन को है। ये गैस पाइपलाइन में भी आग लग सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में इन चीजों का अध्ययन होगा तो चीजें आगे बेहतर हो सकती हैं। मिर्जा फैजान सर, आपके पास आ रहे हैं। अगर हम सोलर मिशन की बात करें तो अब तक लगभग 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। क्या क्या हासिल हो चुका है जानकारियों के तौर पर, और क्या उम्मीद आदित्य L1 से है? जी हाँ, तो इसमें होता ये है सर, मेरा सवाल मिर्जा जी साहब। जी मिर्जा सर, आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू। देखिए, डिफरेंट मिशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो कुछ टेलीस्कोप्स मिशन हो, टेलीस्कोपिक मिशन होते हैं, हम उनको विजुअली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ मिशंस होते हैं कि हम स्टॉर्म को पढ़ें, तो हम स्टॉर्म की स्टडी करते हैं, सोलर के सिर्फ स्टॉर्म को की स्टडी करते हैं। कुछ मिशंस होते हैं कि हम उनकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं, जो फ्यूजन हो रहे हैं, न्यूक्लियर नहीं, आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन, उसकी स्टडी करें। इंटरेस्टिंग थिंग जो आदित्य मिशन के साथ है कि हम 6-7 डिफरेंट तरह के पेलोड्स लेके जा रहे हैं और हम डिफरेंट अलग अलग तरह की स्टडीज एक साथ कर रहे हैं। तो जब हम डिफरेंट स्टडीज को एक साथ मिला के करते हैं तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है कि क्या इवेंट पहले हुआ, उसके बाद से चेन ऑफ सीक्वेंस क्या हुआ। तो ये एक नई चीज सामने आ सकती है। बिल्कुल, यानी कि पूरी उनकी जो गतिशीलता है वो समझ में आएगी। मिर्जा सर, आपके पास आएंगे। लता का रुख करते हैं, उनके साथ भी कुछ वैज्ञानिक मौजूद हैं। लता, सीधे आपके पास आ रहे हैं।
जी, मेरे साथ नेहरू प्लानिटोरियम के डायरेक्टर हैं अरविंद परांजपे सर। सर बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, आपकी खुशी मैं देख सकती हूँ, बहुत खुश हैं आप। आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत मजा आया देख करके। और जो हम कह रहे थे कि ये जो ये लॉन्च है वो सक्सेसफुल होगा, पर जैसे कहते हैं ना कि हर सूर्योदय होता है या हर चंद्रमा का उदय देखते हैं, हर एक चीज़ नई, हम मतलब इतनी बार सूर्योदय देख करके भी अगला सूर्योदय हमें नया ही प्रतीत होता है। इसी तरीका ऐसा ये लॉन्च है कि ये जैसे ये लॉन्च देखा, इतने सारे देखने के बाद में भी आज का लॉन्च भी उतना ही रोमांचकारी था, जो इसको देखने में बहुत मज़ा आया कि जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने उसकी जो एक उसका पाथ निकाल के दिया था, उसकी एक रास्ता बना के दिया था, उसी प्रकार से यान गया। तो देख करके बहुत एक ज़रूरी सवाल है मेरे पास। पिछले 10 दिनों में जो इसरो ने पूरे विश्व में नाम कमाया है, पहले चंद्रयान और अब सूर्य मिशन, तो एक साइंटिस्ट होने के नाते, डायरेक्ट होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? और इसरो क्या अब नासा के कंपैरिजन में बराबर में आ चुका है? देखिए, ऐसा है कि जो आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या नासा के बराबर आ चुका है, तो उसमें ऐसा है कि देखिए नासा की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय भी लगेगा। पर स्पिरिट के तौर पे यदि कहें या सक्सेस रेट की तरह कहें तो हम विश्व में किसी से भी कम नहीं हैं। हमारी भी साख उतनी है जितनी औरों की है। जैसे तो हम तो कहते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर पहुँच, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुँचने वाला भारत पहला है। ये अभी ये जो सूर्य मिशन है, आदित्य L1 है, तो इसका अपना ही महत्व है, क्योंकि इसमें ऐसे कैमरे लगे हैं कि जो बहुत सटीकता से सूरज की निरीक्षण कर पाएंगे। वहाँ पे यदि कोई अल्ट्रावायलेट स्पॉट भी होता है तो हमें पता लग जाएगा, और जिससे हम पृथ्वी पे उसकी जो सावधानी लेने की जरूरत है वो ले पाएंगे। तो इसका उपयोग तो बहुत ही है। आगे आने वाले कौन से महत्वपूर्ण मिशन हैं जिसका सभी को इंतजार है? देखिए, अभी कुछ और मिशन की तैयारी चल रही है। अभी जैसे इसरो के डायरेक्टर ने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो खुशी का क्षण है लता, और खुशियां नजर आ भी रही है। तो आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग हो गई, और आप देखिए किस तरीके से स्टेज 1 PSLV रॉकेट लॉन्च किया गया। स्टेज 2 पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट बढ़ाना है। स्टेज 3 की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये चल रही है, इस प्रक्रिया को भी हम समझेंगे। हमारे साथ स्पेस वैज्ञानिक मौजूद हैं। अंतरिक्ष में एक बार फिर से इसरो ने इतिहास रच दिया है। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग हो गई है और 3 चरण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। तो सूरज से सामना होगा, 4 महीने का यह सफर है और सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश की जाएगी। अमिताभ सर, जिस तरीके से ये चरणबद्ध तरीके से रॉकेट बढ़ रहा है, कितने चरण इसके आगे बढ़ गए और कितने चरण बाकी हैं? अब इसके बाद जैसे कि आप ग्राफिक में थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, वो ग्राफिक आ जाए तो आसानी से समझाया जा सकता है कि पहले तो ये अर्थ की एक ऑर्बिट, जिसको हम पार्किंग ऑर्बिट कह सकते हैं। इसके बाद ऑर्बिटल मैन्यूवर जिसको कहते हैं, उसको आसान भाषा में समझाए तो ये होगा कि ऑर्बिट एकदम परफेक्टली सर्कुलर नहीं होती हैं। इनमें क्या होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, अंडाकार कक्षा होती है। तो एक पॉइंट धरती के नज़दीक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, और एक होता है एपोगी जो धरती से दूर होता है। तो जब ये हर बार धरती के पास थोड़ा आएगा तब उसकी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर रॉकेट को भी फायर करेंगे। तो दोनों से क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम कम खर्चे में कम पावरफुल रॉकेट से इसको L1 पॉइंट तक पहुंचा पाएंगे। ये एक बार में काम नहीं करता, इसको लगातार किया जाता है। तो इसके ऑर्बिट को रेज किया जाता है। हर बार इसकी जो अगली बार जो धरती दूर जाएगा वो ऑर्बिट का साइज और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। फिर जब वो उस पॉइंट के पहुंचेगा जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण दोनों का मैच कर रहा है, जिसको हम L1 पॉइंट कहते हैं। L1 पे जाने के बाद फिर इसको हॉलो ऑर्बिट में सेटअप कर दिया जाएगा, जो एक तरह की स्टेबल ऑर्बिट है। लगातार सूरज बिल्कुल, और L1 पर पहुंचकर ये जो शोध का काम है शुरू हो जाएगा। श्रीनिवास भी हमारे साथ बने हुए हैं श्रीहरिकोटा से। श्रीनिवास, ये जो इतिहास रचा गया, उस इतिहास के साक्षी आप भी बने हैं। किस तरीके का माहौल था, वैज्ञानिकों में कितनी खुशी है, और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए अखिलेश, वैज्ञानिक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी, और ये साफ साफ मुझे उन्हें देखने से ऐसा ही लग रहा था कि शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जब यहाँ से प्रक्षेपण हुआ है, PSLV C57 यहाँ से लॉन्च किया गया, तकरीबन 1 घंटे 3 मिनट और 9 सेकंड के बाद ये धरती की एक कक्षा में पहुंच जाएगा जिसकी दूरी 235 × 19,000, मतलब ये समझिए कि जब उस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा, टोटल 5 मैनूवर्स करेगा। ये धरती की कक्षा में 5 चक्कर लगाएगा और इसमें तकरीबन 10 दिन लगेंगे। तो 5 बार ये धरती के
नज़दीक आएगा उस वक्त 235 किलोमीटर की दूरी होगी और अधिकतम दूरी 19,000 होगी। और उसके बाद 10 दिनों के बाद ये L1 की ट्रांजिटरी में प्रवेश कर जाएगा। आप समझिए कि वहाँ से L1 की दूरी कितनी है, तकरीबन 110 दिन का वक्त लगेगा। 110 दिन का वक्त, 110 दिन के बाद वहाँ से 110 दिन, यानी कि यहाँ से टोटल 125 दिन के बाद वो उस हेलो पॉइंट जिसकी बात की जा रही है वहाँ पहुँचेगा। और वहाँ पहुँचने के बाद भी वो तकरीबन 10 घंटे तक अपने लिए एक उचित स्थान की तलाश करेगा, उसमें तकरीबन 10 घंटे लगेंगे। और उसके बाद आदित्य L1 अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24/365 हमेशा सन जो है आदित्य को दिखाई देता रहेगा, जिसकी वो सन दिखाई पड़ेगा और तमाम शोध होंगे। वक्त कम है, योगेश जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, आखिरी 15 मिनट को टेरर टाइम कहा गया, क्या L1 ऑर्बिट में स्थापित होने के लिए भी कुछ ऐसी संवेदनशील स्थितियां होती हैं या इसमें टेरर टाइम नहीं होता है? तो सर ऐसे समझते हैं कि जब सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे, चंद्रयान 3 के टाइम पे हमारे पास जो 15 मिनट ऑफ टेरर की जो हमने बात करी, उस टाइम पे हमारे लिए लैंडिंग अचीव करना एक चैलेंज था। यहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज होगा हेलो ऑर्बिट को अचीव करना। तो 15 मिनट ऑफ टेरर, एक ज़्यादा टेरर वर्ड यूज़ ना करके हम सैटेलाइट को क्रूज करने पे, उसके सक्सेसफुल होने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। स्पेस इंडिया की तरफ से सबसे पहले इसरो के सभी साइंटिस्ट को बधाई कि सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। और हम चाहेंगे कि 120 दिन के बाद जब हम एक और खुशखबरी इसरो की तरफ से सुने कि आदित्य L1 सक्सेसफुली L1 ऑर्बिट में जा चुका है। बिल्कुल सर, और पूरा देश शुभकामनाएं दे रहा है। पूरा देश भी यही उम्मीद लगाए बैठा है कि ये खुशखबरी भी 120 दिनों के बाद आएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे सभी सहयोगियों का सभी शुक्रिया। और ये देखिए ऐतिहासिक तस्वीर है, एक ऐतिहासिक मिशन की तरफ भारत बढ़ रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।